तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से लाइव। अंकिता हमारी जुड़ गई हैं, संवाददाता और पत्रकार नीरज जी जुड़े हुए हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नीरज जी, पहले आपके पास आएंगे। नीरज जी, देखिए चुनाव पहले फेज का आया नहीं, तस्वीरें ऐसी आ गई पश्चिम बंगाल में कि देखिए तस्वीरों में हम साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हो जाता है। हालांकि ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी ने हमला किया, लेकिन सवाल यहां यह बना हुआ है जब चुनाव आयोग ने 2 चरणों में वोटिंग बांट दी है और पिछली बार का अगर हम जिक्र कर ले तो 8 चरणों में वोटिंग थी, तो इस बार भी सुरक्षा की कमी। नीरज जी, निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग पे एक सवालिया निशान है कि जब पहले 8 चरणों में था, फिर 6 चरणों में आया और अब चुनाव 2 चरण में कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे, शुभेंदु सरकार जैसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर के ऊपर हमला हो जाता है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग की वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था, जो जितने दावे किए गए थे वो हवाई दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस हमले से एक मैसेज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इमेज आज भी खराब है, जनता वहां आज भी ममता जी के साथ है, ऐसे संकेत भी दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, निश्चित रूप से वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले 2016 में 82.66% वोटिंग परसेंटेज था, जो लगभग 211 सीटें ममता बनर्जी जीती थी, और यही परसेंटेज 2021 में 83.17% रहा और वहां 215 सीटें ममता को मिली। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो एक वहां सिस्टम अपना बनाने का प्रयास किया और सिस्टम बनाते हुए उन्होंने तमाम आला अफसरों को जो हटाया गया, चुनाव आयोग के इशारे पे सारी चीजें काम हुआ, तो उसका एक मैसेज जो गया वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं गया है। जनता का मैसेज वो आज भी ममता बनर्जी के साथ है। जिस तरह से हमले और तमाम चीजें हो रही हैं, पथराव भी हुआ वहां, हुमायूं के ऊपर भी जिस तरह से हमला हुआ है, उस तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग के जो दावे लग रहे हैं वो हवाई हैं। जी ठीक है, अंकिता का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई हैं। अंकिता, फिलहाल क्या अपडेट है, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग ने 2 चरणों में वोटिंग तब्दील कर दी थी और फिर भी इस तरीके की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अंकिता, तौर पे 62.18% वेस्ट बंगाल में अब तक जो वोटिंग है वो हो चुकी है। और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो तस्वीरें अब साफ तौर पे कुमारगंज से जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। देखिए चुनाव का पहला फेज की आज वोटिंग है और साफ तौर पे देखिए 152 सीट्स पे आज ये वोटिंग हो रही है और इस दौरान कई ऐसी जगह है जहां से साफ तौर पे टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो झड़प है वो देखने को मिली है। और जो ये अभी शुभेंदु सरकार पर जो हमला किया गया है वो काफी शर्मसार करने वाला है। देखिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये टीएमसी की करीधरी है, ये सारा कुछ टीएमसी ने करवाया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर भी साफ तौर पे कृष्णानगर से सामने आई है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरे फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है, जिसको लेकर अब चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को बुरी तरीके से घेरा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने झालमुड़ी खाई, लेकिन जो झाल है वो टीएमसी को लग रही है। महिला सशक्तिकरण को, गारंटीज को लेके 10 गारंटी पे बातचीत की है। तो साफ तौर पे देखिए जो दोनों पहलू आप देख सकते हैं। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी चरम सीमा पे है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से लगातार वो कहते आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ जाती है, अगर डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाती है, तो ये गुंडागर्दी और ये सारी चीजों पे एक्शन होगा और बुरी तरीके से इसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई वो अब पश्चिम बंगाल में लागू होगा और ये गुंडागर्दी को साफ तौर पे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर से रुक कर लेते हैं। तो कुमारगंज से ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सुरक्षा के साथ उनको ले जाया जा रहा है। फिलहाल उन पर हमला हुआ था। तो देखिए ये कुमारगंज से है जहां पर मारपीट की
ये जो खबरें हैं वो तस्वीरों पर साफ दिखाई दे रही हैं। टीएमसी की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है, ऐसा कहा गया है। शुभेंदु सरकार के कैंडिडेट पर यह हमला हुआ है, साफ तस्वीरें हैं। वहीं कूच बिहार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है ताकि जो ये घटना आई है उसके बाद कोई और घटना कूच बिहार में ना हो जाए। कुमारगंज से घटना आई थी, उसके बाद से सीआरपीएफ भी तैनात कर दिए गए हैं। लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, अपने वोटों को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। अब सीधे चले अगर मालदा, तो मालदा में भी देखिए मतदाताओं की काफी भीड़ लगी है। अब ये भीड़ क्या है, ये योजनाएं भीड़ हैं कि क्या है, या फिर ममता की एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो किस तरफ जा सकती है, ये जो मतदाताओं की जो ये लिस्ट दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। हालांकि अगर तस्वीरों में देखें तो हर तरफ मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार, सब जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात कर दी गई है। हालांकि मुर्शिदाबाद में देखिए किस तरीके से लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस जो है इन पर लाठियां भाज रही हैं और भगा रही हैं फिलहाल, ताकि शांति प्रिय से जो है वो मतदान हो सके। वहीं अगर मालदा का जिक्र कर ले तो मालदा में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस सीआरपीएफ तैनात है ताकि शांति प्रिय तरीके से वोटिंग हो सके। सभी अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं कि अपने मतदान का प्रयोग कब कर पाएंगे। कूच बिहार की तस्वीरें हैं, थक कर हालांकि लोग बैठ गए हैं, लेकिन जो जज्बा है वो कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में भी लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने मतदान का जो प्रयोग है उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। तो हम चारों जगह की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कुमारगंज, कूच बिहार, मालदा और मुर्शिदाबाद की। हालांकि कुमारगंज से ये तस्वीरें आई थी कि भाजपा कैंडिडेट जो है शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ था। ये दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ था। और मुर्शिदाबाद के नौदा में वोटिंग से पहले बुधवार का अगर जिक्र कर लें तो देर रात देसी बम भी फेंका गया था। हालांकि मुर्शिदाबाद में पहले से ही गुंडागर्दी दिखाई गई थी, या फिर ये तस्वीर दिखाई गई थी कि मतदाता जो हैं वो अपने घरों से ना निकले। और अभी भी देखिए इन तस्वीरों में ये देखा जा रहा है, साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें कि किस तरीके से गुंडागर्दी देखी जा रही है। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये कौन है। हालांकि सीआरपीएफ और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। यानी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है फिलहाल देखा जाए कि पहले 8 चरणों, 6 चरणों और अब 2 चरणों में तब्दील हो गया है। और इसको देखते हुए कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है चरणों को लेकर। तो चलिए राहुल तलान का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। राहुल जी, एफएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके आधार पर बताएं कि क्या लगता है टीएमसी ने जो लक्ष्मी योजना बताई है इससे जो जनता है वो खुश नजर आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि देखिए एन मोमेंट में देखा जाए कि जो मतदाता हैं वो लाइन में लगे तो रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका मूड चेंज हो जाता है रोजगार, महंगाई को देखते हुए। राहुल जी, देखिए मुझे लगता है कि ये मुद्दों का चुनाव है नहीं एक्चुअली में। अगर जो आप इसको मुद्दों से जोड़ें कि मुद्दों से चुनाव हो रहा है, तो मुद्दों से चुनाव हो तो फिर मुसलमानों को बीजेपी को वोट करना चाहिए। मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता है? सबसे बड़ी सवाल तो ये है ना। मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं तो हिंदू की बात ठीक है कि हिंदू मुद्दे पे वोट कर देगा, नौकरी, रोजगार, बाकी चीजों पे वोट कर सकता है, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए मुद्दे मायने नहीं रखते? मुसलमान क्यों बीजेपी से इतर वोट करते हैं, बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते? कभी किसी भी आज तक मुझे एक ऐसी सीट नहीं मिली है कि जहां आप ये बोल सके कि मुसलमानों ने 20%, यहाँ पर्टिकुलर विधानसभा में 20% मुसलमानों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया, आपको दिखाई नहीं देगी। तो बात यह है कि ये कभी भी मुद्दों का चुनाव था ही नहीं। अच्छा। ये चुनाव है सिर्फ और सिर्फ या तो टोला की गुंडई को खत्म करने का। वहां जो बीजेपी ने जो स्पेस बनाया है वो स्पेस बीजेपी ने इसीलिए नहीं बनाया कि अनुपमा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने स्पेस इसीलिए नहीं बनाया कि बीजेपी ये बोल रही है कि भाई हम विकास कर देंगे, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बीजेपी का साफ एजेंडा है। बीजेपी बोल रही है कि हम लड़ रहे हैं चुनाव, घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ये जो और उसने ये बोला यूसीसी भी ला देंगे,
यूसीसी भी ला देंगे जैसे ही आएंगे। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल जी, उन्होंने कहा घुसपैठियों को हटा देंगे जैसे ही उनकी सरकार आएगी, और लोक लुभावन ये योजनाएं हैं वो पटल पर तो आ जाती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कागजी तौर पर नहीं आ पाती हैं। चलिए हम रुक कर लेते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार का नीरज जी का। नीरज जी, आप कितना सहमत हैं राहुल जी से, और क्या नहीं लगता नीरज जी आपको कि ये जो योजनाएं आती हैं, हालांकि हम अभी जिक्र कर रहे थे टीएमसी की योजना, लक्ष्मी योजना का, तो क्या लगता है ये जो भ्रष्टाचार के बड़े दाग हैं ये धुलने का काम करेगी इस बार? नीरज जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो ये योजनाएं लाएंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, विकास करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, और एक सरकार जो वहां लंबे समय से लगातार चल रही है तो निश्चित रूप से उसकी जो योजनाएं हैं वो तुरंत की तुरंत लोगों को लाभान्वित कर रही हैं और मिल रही हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है। दूसरी बड़ी बात, आप केवल वादे कर रहे हैं और वहां दिखावा नहीं हो रहा है, वहां धरातल पे चीजें दी जा रही हैं। अगर वहां की जनता नाराज है ममता बनर्जी से, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं, तो जनता अगर नाराज है तो ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन रही है? निश्चित रूप से जिन 152 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है उसमें से 92 सीटें पिछले चुनाव में ममता बनर्जी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 59 सीटें जीत पाई थी, और वहां लगभग 80% वोटिंग हुई थी। तो इस बार जो वोटिंग का रेशियो है, अब जैसे सवेरे 11 बजे तक 41.11% रहा, 1 बजे वही बढ़ के 62.18% हो गया। मुझे लगता है कि शाम तक जाते जाते जो पुराने अब तक के रिकॉर्ड हैं कि 82% और 83%, उसको क्रॉस कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो सरकार बचाने के लिए होती है या सरकार को नई बनाने के लिए होती है। फिर अंकिता के पास देखा गया है, उसमें यही देखा गया है कि सरकार को बनाने के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जी ठीक है। राहुल जी, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी ने ये नारा लगाया हुआ है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी तो वो 6 महीने में घुसपैठियों को नहीं आने देंगे, और साथ ही साथ यूसीसी की भी बात कही है उन्होंने। तो क्या नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल जो एक राज्य है वो सीमावर्ती राज्य है, तो क्या नहीं लगता ये सिर्फ एक चुनावी नारा है? राहुल जी, देखिए अनुपमा जी, ठीक बात है, आपकी सीमावर्ती राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन जो बीजेपी 6 महीने की बात कर रही है, बीजेपी को एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, बीजेपी ने कभी नहीं बोला है। देखिए, एक तो जो केंद्र की योजनाएं वो बंगाल में बहुत सारी लागू है नहीं, तो बीजेपी योजनाओं पे तो चुनाव लड़ नहीं सकती है। और बीजेपी ने, जो मैं कहना चाह रहा था, कि वो जो स्पेस क्रिएट किया है ना, वो योजनाओं की वजह से नहीं किया है। कांग्रेस सर्व धर्म समभाव की बात करती है और ये करती है। राहुल गांधी का आज का भी आपने बयान देखा होगा कि हमें वोट दें, हमारी सरकार बनाए, हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ये आपने आज बयान सुना होगा राहुल गांधी का। उससे पहले जो वामपंथियों की सरकार थी 34 साल तक, वो लंबे समय तक रही, तो उसके बाद 2 पार्टियों को किनारे करके एक पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, पूरे देश को पता है, महरेजियों को भी पता है कि वो हिंदुत्व की बात करती है, और वो हिंदू, फिर उसको वहां स्पेस कैसे क्रिएट हुआ? स्पेस इसलिए क्रिएट हुआ बीजेपी का पिछले चुनावों में क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। ये लेकिन राहुल जी, आप कह रहे हैं हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखिए पश्चिम बंगाल में साफ तस्वीरें नजर आ गई थी कि अनुराग ठाकुर ने मछली भात भी खाया, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दुकान में जाकर 10 रुपए देकर झालमुड़ी भी खाई। चलिए अंकिता का रुख कर लेते इसी सवाल के साथ। राहुल जी अब वापस आएंगे, अंकिता भी हमारी बहुत देर से बनी हुई है। अंकिता, देखिए आपको क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं फिलहाल? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों का जिक्र कर ले तो क्या लगता है मतदाताओं में कितना जोश दिख रहा है, अगर पुरुष और महिलाओं दोनों की बात कर लें? अंकिता, साफ तौर पे महिलाओं, पुरुष या युवाओं की बात कर ले, साफ तौर पे वोटिंग का जो प्रतिशत है वो लगातार अच्छे में बना हुआ है और लगातार वोटिंग जो प्रक्रिया है वो चालू है। लेकिन जो मुद्दों की बातचीत की जा रही थी साफ तौर पे कि देखिए जिस तरीके से अगर टीएमसी पार्टी की बात कर ले, क्योंकि पिछले कई सालों से टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल पे राज करते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से आपने योजना का जिक्र किया था, देखिए साफ तौर पे योजना कहीं ना कहीं जरूर फायदेमंद साबित होता है। आप
हरियाणा इलेक्शंस में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र चुनाव में देख लीजिए, चुनाव के पहले जब महिलाओं के अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों पे, सरकार पे जो वो भरोसा होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इस गवर्नमेंट को हम लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये पैसे अगर हमें अभी मिल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे जरूर मिलेंगे। तो योजनाओं का जो बात है वो जरूर फायदेमंद साबित होता है। और देखिए, साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां आयोजित की गई थी, और आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णानगर में मौजूद है, महिला की शक्तिकरण की बात साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए, योजनाओं का लाभ जरूर मिलता है। ठीक है, नीरज जी का रुख कर लेते। नीरज जी, देखिए, पिछली बार नंदीग्राम में टीएमसी हार का बदला ले पाएगी या नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो वहाँ वोटिंग ही चल रही है और तमाम ऐसे नियम, कायदे, कानून भी भारत निर्वाचन आयोग ने दे रखे हैं, इनकी गाइडलाइंस है जिसको हम और आप को फॉलो करना अनिवार्य रूप से जरूरी होता है। लेकिन हाँ, परिणाम क्या होंगे ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली चीज ये क्लियर हो कि शाम तक 5 बजे तक कितना मतदान प्रतिशत बढ़ा, कितना रहा। क्योंकि हर बार आपने जो देखा, पिछली बार से 2016 में 82% रहा, 2022 में 21 में यही बढ़कर 83% हो गया, और क्या ये 2026 में 84 जाएगा या कम रहेगा? क्योंकि 2011 के वोटिंग पे भी अगर हम जाते हैं तो उस समय 84% मतदान हुआ पश्चिम बंगाल में। तो महत्वपूर्ण बात है कि परसेंटेज क्या जाता है, वो उस पर तमाम चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन निश्चित रूप से जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनका लाभ, बिल्कुल नीरज जी, देखिए, इन योजनाओं के जरिए टीएमसी कहीं ना कहीं, योजनाएं अगर नहीं होती तो सरकार दावे कैसे करती है, तमाम चीज की योजनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उन योजनाओं का भी फायदा जनता वहां ले रही है जो पहले से चल रही हैं। जैसा हमारे सहयोगी ने भी कहा, राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने भी कहा कि वहां जो है योजनाओं का कोई विशेष लाभ नहीं, क्योंकि बहुत सारी केंद्र की योजनाएं वहां लिए नहीं जा रही हैं। राज्य सरकार अपनी ही उनकी तुलना में लगातार वैसी योजनाएं चला रही है, तो निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज जाता है। बिल्कुल, टीएमसी को इसको बल भी मिल सकता है इस योजनाओं के तहत, देखते हुए कि ये अपनी जो नंदीग्राम की सीट की हार का बदला ले सके और इतिहास दोबारा ना दोहराया जा सके, शायद ये भी देखा जा सकता है। राहुल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राहुल जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने कहा था कि बीजेपी पूरी तरीके से हिंदूवादी है, तो देखिए, कहीं ना कहीं वहां पर तस्वीर जो है पश्चिम बंगाल की पूरी तरीके से बीजेपी ने पलट के रख दी है, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे अनुराग ठाकुर का, उन्होंने मछली भात भी खाया। तो क्या नहीं लगता आपको, हालांकि टीएमसी शुरू से ये कहती हुई आई थी कि ये बाहरी लोग हैं, मतलब बीजेपी जब आती थी तो बोलते थे टीएमसी लोग कि ये बाहरी लोग हैं, तो अनुराग ठाकुर ले ले, बीजेपी ने पूरी तस्वीर जो है उसके उलट कर दी। राहुल जी, देखिए अनुपमा जी, बाहरी किसको बोल रहे हैं आप? क्या इस देश के लोग नहीं है बीजेपी वाले? या वो बंगाली, सिर्फ आप आइडेंटिटी बंगाल से लेंगी? या जो बंगाल में क्या कोई जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके लोग चुनाव लड़ने नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। तो वो इसीलिए चुनाव लड़ने गए। इस देश का संविधान भारतीयों को भारतीय मानता है, वो बाहरी नहीं मानता है। आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किसी को बाहरी बोल दीजिए, ऐसे तो फिर हर कोई बाहरी है। फिर तो जैसे मैं किसी दूसरे गांव में चला जाऊं तो मैं उस गांव के लिए बाहरी हूं, अगर जो अपने घर से बाहर निकल जाऊं तो दूसरे मोहल्ले के लिए बाहरी हूं। तो ये बाहरी वाला कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं। और जहां तक मछली खाने की और चलना भी नहीं चाहिए राहुल जी, चलना भी नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा देश वैसे भी कहा जाता है भारत एकता का देश है राहुल जी, और ये कॉन्सेप्ट चलना भी नहीं चाहिए कि ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं। हमारा देश वैसे भी एकता का देश है राहुल जी। देखिए, हर किसी, अनुपमा जी, हर किसी पार्टी को अधिकार है कि टीएमसी आके, या यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ी थी, लोकसभा में एक कैंडिडेट थे भदोही से टीएमसी के, तो उनको बाहरी बोल दिया जाता है। यूपी के लोगों ने तो नहीं बोला बाहरी है। अगर जो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आके यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं, वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या उन यूपी के लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी बाहरी है? नहीं, ये व्यापकता की बात है। ये एक देश है, एक देश में इस देश के संविधान ने हर किसी को हक दिया है कि वो जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है, और उसको कोई बाहरी नहीं कह सकता है। अगर जो आप उसको आप उसकी एथनिसिटी से देखेंगे तो ये एक तरीके से उसके साथ अन्याय होगा, किसी भी भारतीय के साथ अन्याय होगा। दूसरी चीज, उस पे बहुत ज्यादा कमेंट किया जा रहा है कि मछली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मंगलवार को मछली खा ली। देखिए, बीजेपी ने कभी नहीं बोला है कि हम किसी की जो खान पान है उस पर रोक लगा देंगे। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी और भारत
एकता में अनेकता वाला देश है। कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं कुछ खाया जाता है। हरियाणा में चावल गेहूं अच्छा होता है तो गेहूं की रोटियां खाई जाती हैं। बंगाल में चावल होता है तो चावल खाया जाता है। हरियाणा में हरी सब्जी खाई जाती है। वहां मछली, क्योंकि समुद्र के किनारे, तो मछली खाई जाती है ज्यादा। जहां जिसकी उपलब्धता है वो खा रहा है। क्या साउथ इंडिया में नारियल का तेल खाया जाता है, जबकि उत्तर में देखेंगे आप तो सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि वहां सरसों अधिकाधिक होती है, वहां नारियल अधिकाधिक होता है। तो ये एक तरीके से ये दिग्भ्रमित करने वाली बात है कि कोई बाहरी बिल्कुल, और कहा भी जाता है हमारे में विविधता में एकता है। नीरज जी का रुख कर लेते। नीरज जी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी जो है वो बंगाल की जनता का दिल जीत पाएगी, या फिर से नरेंद्र मोदी जी का जो फेस है वो मोदी फैक्टर हर राज्य की तरह काम करेगा यहाँ पर भी? नीरज जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, लगातार वहां 3 बार से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तमाम योजनाएं उनकी चल रही हैं, तमाम चीजें हैं। जनता उनसे अगर संतुष्ट है तो तभी उनको लगातार 3 बार सत्ता मिली है। अगर जनता उनकी चीजों से असंतुष्ट होगी तो निश्चित रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है इसमें, क्योंकि निर्णय हमें और आपको नहीं, वहां की जनता को लेना है। और जनता ही इस लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। निश्चित रूप से वो अपनी चीजों को देखे, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की बातें की गई कि आप रोहिंग्या और विदेशियों की और पश्चिम बंगाल की सीमाएं छठी बांग्लादेश से लगी हुई हैं, बांग्लादेशी आ गए, तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है। भारत सरकार बांग्लादेशियों को कैसे नहीं रोक पा रही? तमाम सीमा सुरक्षा बल, उनके पास सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। उन सब चीजों को देखा जाए तो इन सब बातों का वहां मुझे लगता है कि लोकल जो स्थानीय वहां की जनता है उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है, चाहे वो कुछ भी कहा गया हो। लेकिन जनता जो आज के माहौल में जहां चुनाव हो रहे हैं, जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहां आज भी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की चीजें हमने और आपने देखी कि मारपीट और गाड़ियों पर हमला और बमबारी तक हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग के दावे थे वो कहीं फीके पड़ते नजर आ रहे, और जनता में उतना आक्रोश जितना हम लोग अंदाजा नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है मतदान के प्रति। जी ठीक है, अंकिता का रुख कर लेते हैं। अंकिता, तस्वीरों में क्या दिख रहा है? महिलाओं का हिस्सा बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, या फिर जो अभी सदन में ये मुद्दा गूंजा था 33% का, वो दिख रहा है सड़कों पर? अगर पश्चिम बंगाल की महिलाओं की अगर हम बात करें, अंकिता आपकी आवाज नहीं आ रही। महिला आ रही है? जी जी बोले। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर महिलाओं की बात करें तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं काफी स्वतंत्र विचार की मानी जाती है। साफ तौर पे अपने अधिकारों के लिए लड़ना उनको बखूबी पता है। और देखिए, साफ तौर पे लगातार महिलाओं की तरफ से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया जा रहा है। और वहीं अगर महिला आरक्षण बिल को लेकर बात कर ले, साफ तौर पे जितना 1 तिहाई बहुमत चाहिए था उतना बहुमत केंद्र सरकार के पास या भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमने देखा जगह जगह पर इसको लेके प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और कहीं ना कहीं ये अच्छा, क्योंकि देखिए साफ तौर पे अगर अनुपमा जी, अगर आप गौर करेंगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये चीज मालूम था कि ये बिल पास कराना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सदन में बहुमत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस बिल पे विस्तार से चर्चा हुई है और अब इस बिल को लेकर जगह जगह पे प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए जिन जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, जहां पे चुनाव चल रहे हैं, वहां पर ये काफी अच्छा मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। तो साफ तौर पर देखिए जगह जगह पे महिलाओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज कृष्णानगर में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बोला, आपने 10 गारंटियों को लेकर बातचीत की है, लक्ष्मी योजना को लेकर बातचीत की है। तो देखिए साफ तौर पर अभी जो चुनावी माहौल आप पश्चिम बंगाल में देख रही है, साफ तौर पर देखिए दूसरे चरण का भी मतदान होना है 29 अप्रैल को। आज मतदान प्रक्रिया लगातार 152 सीटों पर चल रही है। तो देखिए चीजें साफ तौर पे बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपना दमखम लगा दिया है इसके पीछे। चाहे हिंदुत्व की बात कर ले, महिला आरक्षण या सशक्तिकरण को लेकर तमाम जितने मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टीएमसी ने कहा था कि हम मछली भात, अगर ये लोग आ जाएंगे तो मछली खाना बंद हो जाएगा बंगाल में, कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया गया। साफ तौर पर इसका जवाब भी भारतीय जनता ठीक है। पार्टी राहुल जी, सुरक्षा पर अगर हम बात कर लें तो क्या बंगाल में चुनाव का मतलब लोकतंत्र का उत्सव है या केवल केंद्रीय बलों का पहरा? राहुल जी।
लगता है राहुल जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, हम नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, सेम सवाल आपसे सुरक्षा पर है। क्या बंगाल में चुनाव का मतलब लोकतंत्र का उत्सव है या केवल केंद्रीय बलों का पहरा? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी आपको नॉलेज है, तो इस पर थोड़ा हमारे अच्छे से डीप नॉलेज दीजिए जरा हमारे दर्शकों को। निश्चित रूप से जिस तरह की बातें वहां की गई सुरक्षा को लेकर, और सुरक्षा चुनाव से एक दिन पहले वहां बम भी चलते हैं, लाठीचार्ज भी हो रहा है और प्रत्याशियों पे हमला भी हो रहा है, तमाम चीजें होने के बावजूद भी, और जो प्रत्याशी होता है उसके साथ भी वहां सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जो कैंडिडेट होता है वो भी उनको बचा नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां जो दावे किए गए थे वो खोखले निकल रहे। दूसरी बड़ी बात, एक अभी आपने महिला सशक्तिकरण बिल की बात की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये 2 दिन सदन चला के एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की कि हम महिला सशक्तिकरण बिल ला रहे हैं, और विपक्ष ने निश्चित रूप से पास नहीं करने दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये महिला बिल था ही नहीं। महिला बिल 2023 में ही सारे राजनीतिक दलों ने पास किया, सर्वसम्मति से पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने इस पे मोहर लगा दी का भी है, कानून है, वो ऑलरेडी पास हो चुका है। हाँ, इसमें संशोधन लाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो नहीं कर पाई है, ये बिल्कुल एक बड़ी बात है। और यही बात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण की बात नहीं आने दी और महिला सशक्तिकरण और 33% आरक्षण, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने ये वादे पहले कर दिए हैं वहां। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में इन सीटों पे 152 सीटों पे जिन पे चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का अब वो चीज नहीं दिखाई दे रही जितने बड़े दावे किए जा रहे थे। तमाम योजनाओं की आप बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, लगातार आप देश को गुमराह करने की बात करते हैं, तमाम इस तरह की बात कर लेते हैं आप कि हम 80 करोड़ लोगों को आप जिस दिन सत्ता में आए थे पूरे देश में राशन दे रहे थे, आज भी दे रहे। एक भी गरीब, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एसटी, एसटी ऐसे 20 आदमी के नाम भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिनको हमने मुख्य धारा में जोड़ा हो, राशन वाली लाइन से हटा के मुख्य धारा में उनका विकास किया हो, ऐसा दावा नहीं। किसान की आय की बात करिए आप, तमाम ऐसी चीजें जो आपकी बातें, चूंकि आप कहते कुछ है करते कुछ है और दिखाते बिल्कुल। और साफ तौर पर देखा जाए जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दे गूंजने लगते हैं, तभी योजनाएं बनने लगती हैं, नीतियां बनने लगती हैं, लेकिन कागजी तौर पर नहीं आ पाती हैं। चलिए अंकिता का फिर से रुख कर लेते हैं। अंकिता, अभी हम थोड़ा जिक्र कर लें अगर तमिलनाडु को लेकर, तो क्या लगता है वहां के राजनीतिक समीकरण क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा बताएं हमें 2 लाइन में, फिर से हम नीरज जी के पास जाएंगे। अंकिता जी, अगर आप तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में वामपंथी और कांग्रेस का काफी अच्छा दबदबा रहा है। और देखिए कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि तमिलनाडु में एंट्री करना बहुत मुश्किल हो सकता है। देखिए परिसीमन बिल जो आया था, जो महिला सशक्तिकरण बिल की आप बात कर रही थी, साफ तौर पर उसमें परिसीमन का भी जिक्र था, उसमें 131वें संशोधन का भी जिक्र था। तो साफ तौर पर देखिए ये सारी चीजों को लेकर विपक्ष को पता था कि कहीं ना कहीं अगर परिसीमन लागू हो जाता है तो तमिलनाडु में जिस तरीके से कांग्रेस और या वामपंथी दलों का दबदबा है वो कम हो सकता है। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हो सकता है, क्योंकि अगर परिसीमन बढ़े अगर होगा तो सीटें बढ़ेगी, ऑटोमेटिक सी बात है। तो इसको लेकर लगातार जो विरोध किया गया संसद में, हमने देखा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिल के खिलाफ नहीं है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है। और देखिए आज तमिलनाडु में भी एक फेज में वोटिंग हो रही है और साफ तौर पे तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहां पे हमेशा से वामपंथी दल और कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। लेकिन इस बार जो मेन फोकस रहा है वो साफ तौर पे पश्चिम बंगाल की रहा है, क्योंकि हमने देखा जो बड़ी रैलियां थी, जितने दिग्गज नेता थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे, सभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। आपने एक ठीक है, लेकिन इस बार देखना भी अंकिता दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हर बार देखा जाए कि 2 ध्रुवों में टक्कर होती थी, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है, क्योंकि टीवीके ने दस्तक दे दी है। फिलहाल अंकिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिर से नीरज जी का रुख करेंगे। नीरज जी, जैसा कि अभी देखिए हम जिक्र कर रहे थे तमिलनाडु का, और मैंने बताया भी अंकिता को इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार देखा जाए कि 2 ध्रुवों में टक्कर होती थी, जैसे डीएमके और एआईए डीएमके में। अब इस बार टीवीके के आने के बाद ट्रायंगल में तब्दील हो गया है, क्या लगता है आपको तमिलनाडु का अगर जिक्र करें? नहीं, यहाँ भी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बड़ी चीज ये है कि वोट परसेंटेज कितना जाता है। हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि हर बार की तरह यहाँ 2 लोगों में मुकाबला नहीं है,
और मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय हो गया है, हाँ। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि फिर जो भी सरकार बनेगी, अगर त्रिकोणीय मुकाबला रहता है तो वो गठबंधन की होगी और किसी एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। गठबंधन की राजनीति में तमाम चीजें, दिक्कतें भी आती हैं जिनका फायदा सीधा जनता को नहीं मिल पाता है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल उसका सीधा फायदा उठा पाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ का जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो वहां का बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है, जिससे परसेंटेज और वोट जितना ज्यादा होता ठीक है है। उसमें किसको किसकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहती है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। जी ठीक है, राहुल जी का भी रुख कर लेते हैं। राहुल जी, जैसा कि अभी मेरा सवाल था नीरज जी से कि पहला देखा जाए तमिलनाडु को अब जिक्र कर ले अगर हम, तो तमिलनाडु में देखिए पहले 2 ध्रुवों में लड़ाई होती थी, अब टीवी के एंट्री के बाद त्रिकोणीय मुकाबला भी हो गया है। तो क्या लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए, एआईएडीएमके जब से कमजोर हुई है, जब से जयललिता नहीं रही है, उसके बाद एआईडीएमके उतनी मजबूत नहीं रही है, तो उस हिसाब से आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि डीएमके का पलड़ा भारी है। ठीक है, आप टीवीके की बात कर रही हैं, तो वो उतना मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। वो ठीक है, कुछ सीट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो उनका एआईडीएमके के साथ गठबंधन होता तो डीएमके को थोड़ा मुश्किल हो जाता। अभी कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा है तमिलनाडु में कि स्टालिन को कोई टक्कर दे लेकिन पाए। लड़ाई द्रविड़ राजनीति पर ही है पूरी तरीके से तमिलनाडु में। जी, लड़ाई पूरी तरीके से द्रविड़ राजनीति पर ही है, द्रविड़ लोगों पर ही पूरी तरीके से लड़ाई दिख रही है। राहुल जी, बिल्कुल, देखिए वहां की राजनीति बिल्कुल वैसे ही है कि ये जब तक वहां जयललिता थी तो एक बार डीएमके फिर एआईडीएमके ये चलती रही थी, लेकिन जयललिता के बाद और करुणानिधि के बाद करुणानिधि ने अपनी जो सत्ता थी, जो अपनी पावर थी, वो एक स्टालिन को सौंप दी। तो स्टालिन ने उसको बहुत अच्छे से कैरी किया और वहां वो ये भी जानते कि राजनीति कैसे करनी। जबकि एआईडीएमके कई धड़ों में बट गई, शशि कला वाला प्रकरण हुआ, फिर उसके बाद उसके मुख्यमंत्री बने, आपस में नेताओं में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो बीजेपी तो वहां बहुत बड़ा स्टेक है नहीं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 11% वोट जरूर लिया था और 11% बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। एक तरीके से देखेंगे तो दक्षिण में बीजेपी के लिए द्वार खुलते जा रहे हैं। कर्नाटक के बाद केरल में बीजेपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, वो सीट उतनी नहीं रही बीजेपी की, जैसे तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो बीजेपी अपना स्टेक लगातार बढ़ाती रह रही है दक्षिण में। लेकिन अभी बीजेपी या एआईडीएमके मुझे नहीं लगता है कि सरकार में आने वाले हैं, और मुझे लगता है वहां की डीएमके वापस सत्ता में आ जाएंगे। और जहां तक बंगाल की बात है, देखिए बंगाल की जो हिंसा की राजनीति है, वो हिंसा की राजनीति इतनी खतरनाक है। आप देखिए कि 2021 के चुनाव में कितने लोगों की हत्याएं हुई थी, फिर 2023 के पंचायत चुनावों में देख लीजिए कितने लोगों की हत्याएं हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए कितने लोग घायल हुए थे और कितने लोगों की हत्याएं हुई थी। बीजेपी और जो ये टीएमके टीएमसी जो कर रही है वहां, या टीएमसी का जो टोला पॉलिटिक्स है जो कर रही है, वो बहुत खतरनाक है। बंगाल इतना अच्छा राज्य, अच्छी जहीनियत वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का राज्य, और जो इस देश को, क्या दुनिया को उन्होंने कई बार दिशा दी है। हम तमिलनाडु का ही जिक्र कर रहे थे क्योंकि बहुत देर से पश्चिम बंगाल का भी कर रहे थे और आज तमिलनाडु में भी चुनाव है। तो क्या लगता है आपको, स्टालिन की कल्याणकारी योजनाएं वर्सेस सत्ता विरोधी लहर क्या दिख रही है आपको? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट बैंक मिला था। क्या भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को बढ़ा पाएगी? अगर वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में प्लस पॉइंट होगा। और जिस तरह की अन्य स्टालिन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी सरकार वहां चल रही थी, और उनके भी साथ यही एक अच्छी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के वहां वादा कर रही है और वो धरातल पे उन चीजों को उतार रहे हैं। तो धरातल पे जो चीजें होती हैं वो आसानी से जनता की समझ में आ जाती हैं, और जो बातें आप सत्ता में आने के बाद सुविधाएं देने को कहते हैं वो थोड़ा देर में असर करती हैं। मुझे लगता है कि इसलिए वहां की स्थिति भी अभी, जब तक वोटिंग परसेंटेज कहां तक जाता है इस पर तमाम चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में अब तक के रेशियो को अगर देखा जाए तो वहां बहुत ज्यादा सत्ता परिवर्तन का योग बनता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल नहीं बनता दिख रहा है। राहुल जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर टीवीके की एंट्री हो गई, तो आपने कहा टीवीके कुछ रंग नहीं दिखा पाएगी, तो क्या लगता है आपको जो विजय हैं वो सिनेमैटिक में रहे हैं, तो क्या उनका वो करिश्मा भी नहीं चलेगा, उनका ये जादू चलेगा नहीं तमिलनाडु में? मुझे लगता है अनुपमा जी की
जो टीवी के या विजय की जो जो एक्टर की बात कर रही हैं आप, वो ठीक बात है कि दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि वो उस स्थिति में नहीं पहुंचने वाले हैं कि सरकार में कोई उनका स्टेक रहे या वो एक तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाए। ऐसा नहीं है कि साउथ में एक्टर का करिश्मा नहीं होता है, साउथ से ज्यादा एक्टर का करिश्मा कहीं नहीं दिखाई दे सकता है पॉलिटिक्स में या किसी भी सार्वजनिक जीवन में। अगर जो एक्टरों को आप देखेंगी तो वो एक तरीके से भगवान के तरीके से पूजे जाते हैं साउथ में, और फिर तो विजय तो बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन उनकी वो स्थिति नहीं रहेगी कि जो एनटी रामाराव की जो बन गई थी, जो एनटी रामाराव ने जो एआईडीएमके की स्थापना की और फिर वो मुख्यमंत्री रहे। मैं कह रहा हूं वो स्थिति नहीं रहेगी कि वो एकदम सत्ता पलट जाएगी और उनकी जो पार्टी है वो सत्ता संभाल लेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, वो एआईडीएमके, बीजेपी और टीवी के मिलके साथ में कुछ कर सकते थे, तो लेकिन वो गठबंधन हुआ नहीं है। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि डीएमके बड़ा अच्छा कर रही है वहां। और सबसे बड़ी बात यह कि साउथ में ना बहुत फ्री बीज की राजनीति चल रही है और जो सत्ता में रहता है वो खूब फ्री बीज बांटता है। इसी को देखते हुए दोनों से सवाल है, क्योंकि देखिए अक्सर पार्टियां क्या होती हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अभिनेताओं की एंट्री करवा देती हैं। तो क्या लगता है कि जो जनता होती है, जनता का जो मूड होता है वोट देने का, तो क्या असल में जो फैंस होते हैं वो काम पर जाएंगे या नाम पर जाएंगे? नीरज जी, पहले आपसे। नहीं, मुझे लगता है कि जनता को अपनी सुविधाओं पे विशेषकर ध्यान देती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन क्या वो व्यक्ति भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है? और दूसरी चीज कि जो जनता उनकी छवि एक एक्टर के रूप में देख रही है और एक सरकार की सभी जो सुविधाओं के रूप में देख रही है, तो मुझे लगता है कि उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। भीड़ लाना अलग बात है और भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर लेना अलग बात है। जी बिल्कुल। देखिए राहुल जी, अब आपकी जनता की बात कर लें तो आपकी जनता जो है वो बहुत जागरूक हो गई है, वो कहीं ना कहीं काम को लेकर ही वोट करती है। क्या मैं सही हूं राहुल जी? देखिए, अगर जो आप वोटिंग बिहेवियर देखेंगी तो वोटर्स का, तो जनता कितनी जागरूक है वो हमें समझ में आ जाता है। वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, ठीक बात है, लेकिन जनता कितनी जागरूक है? यहाँ पर हमारा जिक्र हो रहा था अभिनेताओं को लेकर, क्योंकि पार्टियां हमेशा मजबूती दिखाती हैं, योजनाएं तो लाती, लेकिन उनको एंड मोमेंट में अभिनेताओं की एंट्री दे देना। अच्छा, एक बात बताइए अनुपमा जी, कि अगर जो जनता जागरूक होती तो महिला सम्मान योजना जैसी योजना लानी पड़ती इस देश को। तो देखिए, अब महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा, देखिए महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा है राहुल जी। कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं अब जागरूक तो हुई हैं पहले की तुलना में। पहले घरों से नहीं निकलती थी महिलाएं, अब खुद एक गुट बनाकर निकलती हैं महिलाएं वोट देने के लिए। तो ये तो नहीं कहेंगे कि जागरूक नहीं हुई हैं। बस उनको ये पता है कि कौन पार्टी क्या दे रही है, जो पार्टी ज्यादा दे रही है उसको वोट कर दो। अगर ये देश जाए भाड़ में, हमारी पॉकेट में कितना आ रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ पढ़ी लिखी भी हैं राहुल जी, कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, जिसमें से हम, आप और भी लोग बैठे हुए हैं। काम को लेकर ही तो वोट करते हैं, तो हम सब में एक तराजू में हर एक को नहीं तौल सकते ना राहुल जी, सारी जनता को। अच्छा देखिए, काम को लेके वोट होती ना तो ये देश कब का कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देता। कांग्रेस ने इतने समय तक शासन किया लेकिन नहीं उखाड़ा। ये लोकतंत्र की, देखिए लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ डिफरेंट टूल से बनाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी कब तक बेवकूफ बनेगी जनता राहुल जी? कब तक बेवकूफ बनेगी? वो समझ रही है ना, वही तो मैंने अभी जिक्र किया। अब आज की जनता थोड़ी है ना जागरूक हो गई, क्योंकि आजकल के युवा ना देख रहे हैं कि क्या हुआ पिछले समय पे काम और क्या। वो लॉलीपॉप नहीं चाहते हैं कि हर बार पार्टी आए लॉलीपॉप पकड़ा दे तो बस हम खुश हैं। अब की जो युवा है वो बहुत जागरूक है, क्यों नीरज जी? नहीं, निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति, अगर महिलाओं की योजनाओं को लाने से सरकार नहीं बनती, तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया और यही काम बिहार में भी हुआ। तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आप डिनाई कर सकते हैं। महिलाएं जागरूक हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, और महिलाएं जागरूक नहीं होती तो तमाम चीजें कैसी। लेकिन महिलाएं ये भी जानती हैं कि आपने उन महिला खिलाड़ियों के प्रति जो जंतर मंतर पे धरने पे बैठी रही, उसमें कितनी संवेदनशीलता दिखाई आपने जो है, और देश में तमाम घटनाएं हुई जिन पे महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता दिखाई। निश्चित रूप से एक मैसेज जो ममता बनर्जी ने इस दौरान चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे देश को दिया, मैं अकेले पश्चिम बंगाल की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में एक मैसेज। देखिए, महिलाओं की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। महिलाएं
पूरी तरीके से जागरूक हैं और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए इंतजार भी कर रही हैं और काफी गर्मी में खड़े होकर इंतजार भी कर रही हैं। और शायद ये भी वजह हो सकती है जो अभी संसद में गूंजा था, संसद से सड़क तक, ये 33% वाला नारा, ये बिल। राहुल जी, देखिए, संसद से 33% की जिसकी बात कर रही है महिला आरक्षण की, एक्चुअली में तो ये देश की आजादी के बाद होना चाहिए। इस देश की आधी आबादी, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं, उसको एक पुरुष समाज हाँक रहा है अपने तरीके से। अगर जो बात यह है कि ये अभी भी दिया जा रहा है तो वही पुरुष समाज दे रहा है और एहसान कर रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि आधी आबादी की वो हक है, वो कोई देना नहीं है किसी को, कौन पॉलिटिकल पार्टी दे रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि हम बस एक लोकतंत्र हैं, हम जागरूक लोकतंत्र नहीं हैं। अगर जो ये बताइए अनुपमा जी कि इस देश में महिलाओं को 70-75 साल आजादी के हो गए और अब हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, सिर्फ 33% ही क्यों, 50% क्यों नहीं? 50% होना चाहिए ना, आबादी आधी है तो 50% होना चाहिए, उनके हक की बात। अच्छा एक बात बताइए, महिलाओं के लिए पॉलिसी कौन बना रहे हैं? पुरुष। ये इस लोकतंत्र का इससे कोई बुरी चीज नहीं हो सकती है कि पुरुष तय कर रहे हैं कि महिलाएं क्या करेंगी। आपको लगता है कि हम परिपक्व लोकतंत्र हैं? और इस पे भी एक सरकार ने बोला कि हम 33% देंगे, कुछ लोग आ गए जो पुरुष प्रधान पार्टियां हैं, वो बोले कि नहीं हम ये बिल ही पास नहीं होने देंगे। भाई आप होते कौन हो? इस देश की आधी आबादी के अधिकार रोकने वाले। बिल्कुल, आप होते कौन हो? ये तस्वीर भी दिखा रही है नीरज जी कि कहीं ना कहीं देखिए जो पटल पर रखा गया था, बिल सहमति नहीं बन पाई, तो महिलाओं की ये जो भागीदारी है मतदान देने की, वो महिला जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और वो ये प्रूफ भी कर रही हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद सशक्त हूं और मैं अपने वोट का अधिकार रखूंगी और नेता चुनूंगी। ये तस्वीर एक तरीके से महिलाओं की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तमाचा है हर पार्टियों के लिए कि आप मुझे कमजोर अब ना समझें कि आप लोग हमारे लिए ही बहस कर रहे हैं और वो पास भी नहीं हो पा रहा है कुछ। नीरज जी, निश्चित रूप से महिला जो बिल था वो 2023 में ही पास हो गया था, ये केवल संशोधन था। मुझे लगता है एक चीज बहुत गौर करने वाली है कि अगर आपको संशोधन करना ही था तो जब आप कुछ दिन पहले ही सदन चलाया गया था तब क्यों नहीं किया आपने 3 दिन का सत्र बुलाया, 2 दिन चलाया। 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपया होता है, 1 घंटे का खर्चा 1,50,00,000 रुपया होता है। ये किसकी जेब से जाता है? ये हमारी और आपकी जेब से जाता है। आप सदन चलाएं तो सांसद अपनी जेब से तनख्वाह क्यों नहीं देते पैसा? जनता की गाड़ी कमाई थी इसलिए आपने सदन चला लिया। और यही अगर आप देश हित में बात करते तो निश्चित रूप से आपको उसी तरह संशोधन पार कर लेना चाहिए था, आवश्यकता क्या थी? ये लगातार आपने जो मैसेज देने की कोशिश की वो गलत तरीका है। मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ और खासकर महिलाओं के साथ अब हम गुमराह किया जा रहा है। समय की कमी को देखते हुए एक आखिरी सवाल दोनों से, क्या लगता है ये किस तरीके का मैसेज जा रहा है कि 2 चरण बनाम 8 चरण? हालांकि पहले 8 चरण में हुआ था, इस बार 2 चरण में क्यों? क्या लगता है आपको, आप लोगों के अनुसार? नीरज जी, राहुल जी आपसे। नीरज जी पहले आप बता दें। निश्चित रूप से जो वहां सुरक्षा व्यवस्था है वो 8 चरणों में पहले अच्छी हुआ करती थी कि 2 चरण में अच्छी है, ये इस पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जिस तरह से वहां बमबारी, लाठीचार्ज, गाड़ी की तोड़फोड़ और शुभेंदु सरकार के जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऊपर हमला होना, ये बताता है कि चुनाव आयोग का दावा वह निश्चित रूप से ढिलमुल रवैया है और वहां की जनता आक्रोशित है और वोट डालने में आगे बढ़कर के मतदान कर रही है। राहुल जी बोले। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो बीजेपी का चुनाव कैंपेन इस पे बहुत डिपेंड है कि डर का माहौल जो है बंगाल में उसको निकाला जाए। तो ये 2 चरणों का चुनाव इसलिए है, इसीलिए 3 लाख फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं कि, और बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो, वोट करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में अभी तक डर की राजनीति थी और उस डर की राजनीति को खत्म करने के लिए बीजेपी, इलेक्शन कमीशन को भी ये पता था, मुझे भी पता है, मेहरे जी को भी पता है कि बंगाल में कैसे टोलाबाजी की राजनीति चल रही थी। तो उस टोलाबाजी की राजनीति को खत्म करने का स्टेप मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। और इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने 3 लाख फोर्सेज मांगी हैं और 3 लाख फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं वहां, तो ये एक तरीके से लोगों को भरोसा दिलाने का काम किया गया है कि भाई आप बाहर निकलिए, वोट करिए बगैर डरे, जिसको वोट करना है उसको करिए। यही सच्चा लोकतंत्र है कि जनता अपनी मनमर्जी से किसी को वोट करे और तब सरकार चुने। ये नहीं होना चाहिए कि भय का माहौल बना दिया जाए और बता दिया जाए कि इस पार्टी को इस सिंबल पे वोट करना है। ये तो लोकतंत्र का एक तरीके से हनन है।
बिल्कुल पूरी तरीके से हनन देखा जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एफएम न्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने चुनाव की जो रणभेरी है वो बज चुकी है। हालांकि जनता जो है वो काम चाहती है, दलीलें नहीं। फिलहाल आगे भी बने रहिए अपडेट के लिए एफएम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।